अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामूज़ू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। आज की हम इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम इस वर्ड पर गौर करें ना तो हमें पता चलता है कि ये दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक लफ्ज़ है, कार्बो एंड हाइड्रेट। यानी कि लिटरली इसका क्या मतलब हुआ, हाइड्रेटेड कार्बन। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन्स क्यों कहते हैं, हमने ये जानना है। ठीक है, मैंने दूसरा पॉइंट ये लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स में तीन चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और थर्ड पॉइंट ये है कि एंड हैविंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो सेम एज इन वाटर। मैंने आपको कहा कि हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेटेड कार्बन्स क्यों कहते हैं, तो उसका आगे मैंने आंसर किया है यहाँ पे दो पॉइंट्स में कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, एक तो कार्बन और एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है कार्बोहाइड्रेट्स में, वो वही होती है जो वाटर के अंदर होती है। जैसे आपको पता है कि वाटर के अंदर क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। यानी कि वाटर में ऑक्सीजन के मुकाबले में जो हाइड्रोजन की रेशियो है, जो हाइड्रोजन के नंबर्स हैं, हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं, वो ऑक्सीजन के मुकाबले में डबल है। तो कार्बोहाइड्रेट में भी ऐसे ही होता है, इसमें जो रेशियो है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो वही है जो वाटर में है। क्या मतलब है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन के मुकाबले में हमेशा जो हाइड्रोजन होंगे वो डबल होंगे। ठीक है, इसी वजह से इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है। इस वजह से कि ये इनकी इसकी इसकी जो रेशियो है ना इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो वही है जो वाटर में है। इस वजह से इसको पहले पहले कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन्स कहा जाता था। ठीक है, आगे हम इसका जनरल फार्मूला पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का। मैंने यहाँ पे राइट किया है CX into H2O into Y। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं, इसी वजह से इसका जो जनरल फार्मूला है उसमें मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे वाटर की रेशियो लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का मतलब है होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousands, और वाई क्या है, मे बी सेम और डिफरेंट होल नंबर। इसको मैं आसान बना देती हूँ आपके लिए। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो एक्स है ना वो होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कार्बोहाइड्रेट होल नंबर होगा एक्स का, वो 3 से लेके थाउजेंड तक जा सकता है। एक्स की वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के इस केस में क्या है जी कि 3 से लेके थाउजेंड तक जा सकती है। इससे आपको एक और भी बात समझ में आती है कि कार्बोहाइड्रेट का जो आप सबसे लो मोलिकुलर वेट वाला सब्सटेंस या कंपाउंड लेंगे ना, जो जिसका सबसे ज़्यादा कम लो मोलिकुलर वेट होगा, सबसे कम मोलिकुलर वेट होगा, उसमें कम से कम 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट है। एक तो आपको यहाँ से ये बात पता चलती है, और दूसरा यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि जो कार्बन के नंबर है ना कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, वो हमारे पास 3 से लेके थाउजेंड तक जा सकता है। ठीक है जी। सेकंड, मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो वाई है ना वो हमारे पास सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट होल नंबर भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो आप वाई पुट करोगे ना, हो सकता है कि उसकी वैल्यू वही हो जो हमारे पास एक्स की है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको सब बताया कि कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे कम मोलिकुलर वेट वाला कंपाउंड है ना, उसमें एटलीस्ट 3 कार्बन होगी। मैं यहाँ पे 3 पुट कर देती हूँ एक्स की जगह। ठीक है जी, तो यहाँ पे वाई की जगह भी मैं 3 पुट कर सकती हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास नेचुरली अकरिंग एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो एक्स और ये वाई दोनों सेम आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करती हूँ तो कार्बन 3 हो जाएंगे, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें 3 कार्बन होंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर देती हूँ तो उसमें 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 2 जा 6, और जो ऑक्सीजन है उसमें 3 होने चाहिए। अभी आप लास्ट पे ये वाले एग्जाम्पल पे गौर करें जरा, ग्लिसरल्डिहाइड की। ठीक है स्टूडेंट, इस पे गौर करें। इसमें मैंने कहा था अगर मैं एक्स की जगह पर 3 पुट कर देती हूँ, मैंने 3 पुट किया तो कितने होंगे, कार्बन 3 होंगे उस कंपाउंड में। देखिए, इस कंपाउंड में 3 ही कार्बन है। ठीक है जी, और मैंने कहा था अगर मैं यहाँ पे भी 3 पुट कर दूँ तो क्या होगा, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 6 होने चाहिए। अभी आप इसमें देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 हाइड्रोजन है। फिर 3 को जब ऑक्सीजन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन का एक एटम है ना यहाँ पे इस वक्त। ठीक है जी, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ही ऑक्सीजन है, 1 2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि क्या मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जो आपका एक्स और वाई है जनरल फार्मूला में, वो सेम हो सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे अगर एक्स को 3 पुट किया है तो वाई भी आपका 3 पुट करने से एक ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है नेचर में। ठीक है जी, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका जो एक्स है डिफरेंट है, यानी कि जो आपका कार्बन का ये जो एक्स है, जो कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिफरेंट, ये कोई फॉर एग्जांपल 4 है या 5 है, तो ये जो वाई है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही रहे।
यानी कि जो एक्स को नंबर है वो ही वाई का है, यानी कि अगर आपने 3 लिया है एक्स को, तो इस पूरे कंपाउंड को ये जो वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी हमेशा 3 रहेगा। डिफरेंट भी हो सकता है कि अगर कार्बन 3 लिए हैं तो वो हमारे पास कोई 6 या 7 आ जाए, ठीक है जी। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इसका क्या मतलब है कि मे बी सेम और डिफरेंट होना, पर मैंने बड़े ही आसान करके आपको बता दिया कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है जी। आगे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये तो हमने लिटरली मीनिंग पढ़ा, उसका जनरल फॉर्मूला पढ़ा है जी। अब हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ये पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब वो होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप हो। पॉली का मतलब होता है मैनी, और हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सल से लिया गया, हाइड्रोक्सल फंक्शन ग्रुप, ये देखो ये मैंने ऊपर लिखा है हाइड्रोक्सल फंक्शन ग्रुप, ठीक है जी। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत ज़्यादा सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे, लेकिन जो मेन फंक्शन ग्रुप होगा ना वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? देखिए यहाँ पे CHO है और उसके साथ कोई भी आके दूसरी तरफ ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कीटोन दिया है, देखिए इसकी दोनों साइड पे इस कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी के दोनों साइड पर कोई भी दूसरे ग्रुप्स आके अटैच हो सकते हैं, और दरमियान में हमारे पास ये जब कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी C डबल बॉन्ड O है तो वो कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। मैं इसको सिंपल आपको बताती हूँ कि ये कैसे है जी। ये इस एग्जाम्पल पे गौर करें, ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की। देखिए ये मैंने 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड लिए हैं। अगर आप इस पे गौर करें और डेफिनेशन पर भी गौर करें, डेफिनेशन में मैंने आपको क्या कहा था, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एल्डिहाइड या कीटोन पे मुश्तमिल होते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, या तो उसमें एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी होगी या तो उसमें कीटोनिक फंक्शनैलिटी होगी। ग्लिसरैल्डिहाइड, इसमें गौर करें जो फंक्शनैलिटी है वो एल्डिहाइड है, ये मैंने रेड से इसको मार्क किया है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन पे गौर करें तो इसमें जो फंक्शनैलिटी है वो हमारे पास क्या है, कीटोन वाली है, ठीक है जी। और तीसरी बात क्या थी जो मैंने यहाँ पे की थी, एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे। अभी आप ये देखें ग्लिसरैल्डिहाइड में क्या है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन सिर्फ एक कार्बन के पास है, बाकी जितनी भी कार्बन है उसके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है। देखें इसके पास क्या है, इस कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है जी। बाकी ये जो 2 कार्बन बचते हैं इन दोनों के साथ आपके पास क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सल ग्रुप आ रहा है जी, ठीक है। अगर हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को देखें तो इसमें देखें दूसरे नंबर वाली कार्बन तो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये एक कीटोनिक ग्रुप है, ये कंपाउंड कीटोनिक ग्रुप है। लेकिन इसकी जो दूसरी 2 कार्बन है इस कार्बन के अलावा, इसके पास भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है और इसके पास भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो अब आपको मैं उम्मीद करती हूँ समझ आ चुकी होगी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का क्या मतलब होता है, कि ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक कार्बन के पास या तो एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी हो या कीटोनिक फंक्शनैलिटी हो, यानी कीटोन ग्रुप हो। बाकी जितनी भी कार्बन बचेंगे उन सब के पास हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। आगे चलते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स। जाहिर है सब यूनिट, सॉरी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट। अब जाहिर है देखें अगर ये एल्डिहाइड और कीटोन पर मुश्तमिल कंपाउंड है तो जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट ही देगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट ही देगा। अच्छा इसमें एक मेन बात है इस डेफिनेशन के अंदर, वो है हाइड्रोलाइसिस। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। मेन बात यहाँ पे क्या है जी, हाइड्रोलाइसिस क्या होती है। देखिए कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस है जिसको आप वाटर में डालें तो वो जो लार्ज और कम्प्लेक्स मोलिक्यूल है वो अपने स्मॉलर सब यूनिट में टूट जाए, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है जी। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको वाटर में डालें और उसकी क्या कहते हैं कि वो अपने स्मॉलर सब यूनिट में ब्रेक डाउन हो जाए, उसको हम कहते हैं कि वो हाइड्रोलाइसिस हो रही है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट भी ऐसी है कि जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये स्मॉलर सब यूनिट को यानी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट को यील्ड करता है, तो वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। आगे चलते हैं हम, अब हम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है कार्बोहाइड्रेट की। स्टूडेंट्स ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। हम क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स को 3 तरह से कर सकते हैं, बेस्ड ऑन टर्म ऑफ सैकराइड्स, सेकंड है बेस्ड ऑन टर्म ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी, एंड थर्ड वन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि टर्म सैकराइड की बेस पर कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी की बेस पे हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसकी बेस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म सैकराइड, ठीक है। आपको सबसे पहले ना ये टर्म सैकराइड थोड़ा कंफ्यूज करेगी,
तो हम पहले उसी को क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्राइड। ये ग्रीक लैंग्वेज का मतलब है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर। ठीक है। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको सेक्राइड्स भी कहा जाता है, इसी वजह से इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो एक अलग से की गई है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेक्राइड। अब मैं आपको ये बता दूं इसको सेक्राइड कहते क्यों हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स हमें नेचुरली अकरिंग मिलते हैं ना वो मीठे होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं। दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्राइड। अब जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द टर्म ऑफ सेक्राइड, तो वो चार तरह से कर सकते हैं। ठीक है। यानी इस क्लासिफिकेशन में सेक्राइड की टर्म को यूज करते हुए हम कार्बोहाइड्रेट को फर्दर 4 वे से क्लासीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ये हमने टर्म सेक्राइड को यूज करते हुए अपनी इन 4 टर्म्स को अब हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं। मोनोसेक्राइड क्या है स्टूडेंट्स? ये सिंपल शुगर है। सेकंड पॉइंट क्या है कि नॉट बी हाइड्रोलाइज, और थर्ड पॉइंट ये है कि कंपोज ऑफ 3 to 7 कार्बन एटम। मोनोसेक्राइड जी सिंपल शुगर है। देखिए पहला ही वर्ड मैंने आपको लिख के दे दिया है, पहले जो मैंने पॉइंट लिखा है ना वो मैंने क्या लिखा है, ये सिंपल शुगर है। सेकंड पॉइंट लिखा है कि वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। मोनोसेक्राइड हाइड्रोलाइज क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैंने कह दिया ना कि वो सिंपल शुगर है। जब आप उसे वाटर में डालेंगे, एक चीज़ पहले ही सिंपल है, आप उसको मजीद कैसे सिंपल कर सकते हैं? ठीक है। तो क्या है, क्या बात है यहाँ पर कि मोनोसेक्राइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। वो जो मोनोसेक्राइड है वो अपने स्मॉलर सब यूनिट में टूट नहीं सकता है, क्योंकि ये सिंपल शुगर है। और हमारे पास जो मोनोसेक्राइड है उसमें 3 to 7 कार्बन एटम्स होते हैं। इसकी एग्जाम्पल हैं ग्लिसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा क्या होता है, C6H12O6। ठीक है। बाकी ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये क्या है? ये लास्ट में आप एग्जांपल देख रहे हैं दो ये वाली, जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटो ग्रुप है। ठीक है। इसको एल्डो शुगर या ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं, इसको कीटो शुगर या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलते हैं। अब आपने याद रखना है कि आप इस ग्लिसरल्डिहाइड को या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को जब वाटर में डालते हैं तो ये मजीद अपने स्मॉलर सब यूनिट में ब्रेक डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मोनोसेक्राइड है और ये सिंपल शुगर है। ठीक है जी। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि डाइसेक्राइड क्या होता है। डाइसेक्राइड मैंने लिखा है ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड 2 मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड वो होते हैं जिन्हें जब आप वाटर में डालें तो वो हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड्स को यील्ड करें, यानी कि 2 मोनोसेक्राइड एज अ रिजल्ट आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल आपके पास आती है सुक्रोज की। स्टूडेंट्स, जब हम सुक्रोज को वाटर में डालते हैं तो उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है और वो मजीद 2 स्मॉलर सब यूनिट में टूट जाता है। एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रुक्टोज। सुक्रोज, इसको मैंने वाटर में डाला, आगे ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हाइड्रोलाइसिस होने के बाद अपने 2 स्मॉलर सब यूनिट में टूट चुका है। ये सुक्रोज है जो आप अपने घरों में चीनी इस्तेमाल करते हैं ना, टेबल शुगर, उसको कहते हैं हम सुक्रोज। ठीक है। आप उसे पानी में डालते हो तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो चीज़ों में टूट जाती है, हाइड्रोलाइज हो जाती है। ठीक है जी। डाइसेक्राइड में आपने देखा कि हाइड्रोलाइसिस होने पर आपको 2 मोनोसेक्राइड मिलते हैं। सुक्रोज था, वाटर में डाला, आपको 2 मोनोसेक्राइड मिले हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। दीज आर बोथ मोनोसेक्राइड। क्यों? मुझे कैसे पता चला मोनोसेक्राइड है? नंबर से, नंबर ऑफ कार्बन एटम से। नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अभी मैंने कहा था यहाँ पे 3 to 7 कार्बन एटम होते हैं मोनोसेक्राइड में, 3 वाला तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे 3 से लेके 7 तक है, जो फ्रुक्टोज है ग्लूकोज है, ये दोनों 6 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं। आप यहाँ पे इसके मोलिकुलर फॉर्मूला में भी देख भी सकते हैं, C6H12O6, और इसमें भी 6 कार्बन है फ्रुक्टोज में, C6H12O6। ठीक है जी। तो ये दोनों मोनोसेक्राइड हैं। जब हमने डाला उस डाइसेक्राइड को वाटर में तो हमें 2 मोनोसेक्राइड मिल गए। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, जो ओलिगो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, इसे क्यों कहते हैं ऐसा, ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड 3 to 10 मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स जब हाइड्रोलाइज होते हैं तो ये जब इनकी कम्प्लेक्स कंपाउंड है, जब ये स्मॉलर सब यूनिट में टूटेंगे तो हमें 3 से 10 तक मोनोसेक्राइड मिल सकते हैं। 3 to 10 ये थोड़े से है ना, इसीलिए इसको ओलिगो कहा जाता है। यानी कि फ्यू कंपाउंड्स, फ्यू आपको मोनोसेक्राइड मिलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओलिगो। ओलिगो मीन फ्यू सेक्राइड। चंद एक आपको मोनोसेक्राइड मिले हैं, इस वजह से इसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं जी। ठीक है। 3 से 10 तक मिलेंगे आपको, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर हम आते हैं आगे पॉलीसेक्राइड की तरफ। पॉलीसेक्राइड क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलीसेक्राइड क्या है? ब्रांच एंड ये टेस्टलेस होते हैं। पॉलीसेक्राइड के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, पॉलीसेक्राइड्स ये बहुत ही कम्प्लेक्स
कंपाउंड्स हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के, और ये अबंडेंटली फाउंड इन नेचर है, ठीक है, और ये ब्रांच्ड हैं और टेस्टलेस होते हैं। दूसरी इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड मोर देन 10 मोनोसेकेराइड। अगर तो वो 10 तक मोनोसेकेराइड देता है, आपने कार्बोहाइड्रेट वाटर में डाला और आप देखते हैं कि हाइड्रोलाइज होने के बाद हमें 10 मोनोसेकेराइड मिल रहे हैं, वो तो ओलिगोसेकेराइड होगा। लेकिन अगर 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड मिल रहे हैं तो आपने पहचान जाना है कि वो आपके पास कोई ना कोई पॉलीसेकेराइड है, ठीक है जी। आगे आता है, मैंने आपको कहा ना कि ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, इसी वजह से मैंने आगे थर्ड इसकी प्रॉपर्टी लिखी है कि इसके हाई मोलिकुलर वेट होता है, पॉलीसेकेराइड का हाई मोलिकुलर वेट होता है। एग्जाम्पल में आपके पास आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, ये हमारे पास तीनों क्या हैं, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है, कार्बोहाइड्रेट को, और कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टर्म ऑफ सेकेराइड्स। जी स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, ऑन द बेस ऑफ टर्म सेकेराइड। अब हम दूसरे तरीके से क्लासीफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। दूसरा क्या है कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की ऑन द बेस ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर के बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, यानी या तो वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर उसमें कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप दो तरह का आ रहा है, एक एल्डिहाइडिक और कीटोनिक, तो उसकी बेस पे भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी में बी एल्डिहाइड और कीटोनिक ऑन द बेस ऑफ विच कार्बोहाइड्रेट्स हैव टू क्लासेस। क्योंकि कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी है ना कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताई थी। अब वो कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी किस तरह की हो सकती है, दो तरह की, एक एल्डिहाइड और एक कीटोनिक। उसी की बेस पे इसको हमने क्लासीफाई किया है दो ग्रुप्स में, एक है एल्डोजिस और दूसरा है कीटोसिस। पढ़ते हैं हम एल्डोजिस क्या होता है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा है मोनोसेकेराइड्स दैट हैव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डोजिस क्या होते हैं कि वो मोनोसेकेराइड्स जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो, क्या मतलब है कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा मोनोसेकेराइड जिसके पास एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी हो एक कार्बन के पास, और जितनी भी बाकी कार्बन बचे हैं उन सबके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, उसे हम बोलते हैं कि वो हमारे पास एल्डोजिस है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना कि हर वो कार्बोहाइड्रेट, हर वो मोनोसेकेराइड जिसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, वो आपके पास एल्डोजिस है, ठीक है जी। मैंने इसमें लिखा है कि हैव एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है ग्लूकोज है, इसके एग्जाम्पल में क्या आता है जी, ग्लूकोज। इसको हम एल्डोजिस कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। आप देख सकते हैं कि ये एक 6 कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है, जिसकी पहली नंबर वाली जो कार्बन है उसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और बाकी जितनी भी कार्बन है उन सबके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ये देख सकते हैं आप। तो ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, इसको एल्डो शुगर भी बोलते हैं ग्लूकोज को। दूसरा हमारे पास क्या है, कीटोसिस, जो हम लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी में। दूसरी जो टाइप आती है वो होती है कीटोसिस। अब ये क्या है, देखिए मोनोसेकेराइड्स दैट आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, वो मोनोसेकेराइड्स जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन रखते हैं वो हमारे पास कीटोसिस कहलाते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा मोनोसेकेराइड जिसकी एक कार्बन के पास कीटोनिक ग्रुप हो और बाकी जितनी भी कार्बन है उन सबके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, वो हमारे पास कीटोसिस कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम कीटो शुगर भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज भी बिल्कुल ग्लूकोज की तरह एक 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में क्या फ़र्क होता है कि ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है और फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है। क्यों, क्योंकि इसके पास कीटोन ग्रुप है, ठीक है। ये देखें, तो मैंने रेड से मार्क किया होगा, इसके पास कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी ऐसी है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे ये आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है जिसके एक तरफ सिर्फ डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास पूरा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच कार्बन का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है एल्डोजिस और कीटोजिस, जो हमारे पास आते हैं जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की बेस्ड ऑन कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी। थर्ड नंबर पे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, क्लासिफिकेशन हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है जी। अभी हम नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब वो देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप्ड
ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स दे कंटेन। अभी हम मोनोसेक्राइड्स के लिहाज से अगर देखें तो मोनोसेक्राइड में कितने कार्बन एटम होते हैं, 3 to 7 कार्बन एटम होते हैं। अब उसकी बेस पे अगर हम क्लासिफिकेशन देखें ना कार्बोहाइड्रेट की, तो वो कैसे होती है, ठीक है। ये मैंने 3 to 7 कार्बन एटम्स आपके सामने लिख दी हैं जी, ठीक है। अब ऐसा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन एटम होंगे, ठीक है, और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो वो एल्डो ट्राइओस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये इससे पहले बताना चाहती हूँ, टेट्रोस पे जाने से पहले हमारे पास जो केमिस्ट्री है इसमें हमारे पास ये जो नंबर है ना 1 2 3 4 5, इसको हम ना कुछ अदर नेम से भी पुकार सकते हैं। जैसे 3 को मैंने यहाँ पे ट्राइओस कहा है, इसी तरह 4 नंबर वाले कंपाउंड को मैं टेट्रोस कहूँगी, 5 नंबर वाले कंपाउंड को पेंटोस, और जिसमें 6 होंगी उसको हेक्सोस, और जिस कंपाउंड में 7 कार्बन होंगी उसको हेप्टोज। इसी तरह हमारे पास ऑक्टोज जिसमें 8 नंबर की कार्बन होंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंपल आपने इसको जब क्लासीफाई करना है ना कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेस ऑफ कार्बन एटम्स, अगर तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, तो आपने स्टार्ट में एल्डो लगा देना है, और जितने फिर उसके अंदर कार्बन एटम है वो आपने नंबर उसके साथ अटैच कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड है, लेकिन उसमें फंक्शनैलिटी क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। जैसे आपको मैंने बताया था कि ग्लिसरैल्डिहाइड था एक कंपाउंड, जिसमें आपने देखा था कि 3 नंबर वाला कार्बन वाला कंपाउंड था, लेकिन उसमें फंक्शनैलिटी क्या थी, एल्डिहाइड। तो उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं प्रोनाउंस एल्डो ट्राइओस। ट्राइओस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें 3 कार्बन है, और एल्डो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें एल्डिहाइड है। इसी तरह जिस कंपाउंड में 4 कार्बन होंगी तो उसको कहेंगे टेट्रोज, और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसके साथ हम एल्डो लगा देंगे। एल्डो वर्ड को अपने फ्रंट पे लगा देना है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है जी, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको एल्डो टेट्रोज। 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, 5 कार्बन है इसका मतलब, और एल्डिहाइड ग्रुप रहता है तो एल्डो पेंटोज। इसी तरह एल्डो हेक्सोस और एल्डो हेप्टोज। इसी तरह जी कीटोन्स हैं, ऐसा कंपाउंड, ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन है या 4 है, लेकिन कीटोन ग्रुप रखता है, तो कीटो वर्ड को आप स्टार्ट में लगा दें, और नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसको बाद में यूज करें। 3 नंबर वाला कंपाउंड है लेकिन कीटोन ग्रुप रखता है जी, तो उसे हम कीटो ट्राइओस कहेंगे, कीटो ट्राइओस कहेंगे। 4 कार्बन वाला कंपाउंड है लेकिन कीटोनिक ग्रुप रखता है तो उसे हम कीटो टेट्रोस कहेंगे। इसी तरह कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस और कीटो हेप्टोस हमारे पास आ जाते हैं, जो कि एक 7 कार्बन वाला कंपाउंड होता है लेकिन कीटोनिक ग्रुप रखता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। आज हमने लेक्चर में आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उसका लिटरली मीनिंग भी पढ़ा, ठीक है, कि वो लफ्ज़ क्या है बेसिकली। फिर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि उसको 3 तरीके से कैसे कैसे क्लासीफाई कर जाते हैं। जब हम उसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ टर्म सेक्राइड, तो हमने फर्दर 4 टाइप्स पढ़ी कार्बोहाइड्रेट की, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। फिर जब हमने उसको क्लासीफाई किया ऑन द बेस ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी, तो मैंने आपको बताया था कि ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन की बेस पे हमने उसको क्लासीफाई किया एल्डोजिस और कीटोजिस, सही है जी। फिर हमने तीसरा उसको क्लासीफाई किया ऑन द बेस ऑफ कार्बन एटम, तो मोनोसेक्राइड को लेके चले हम, उसमें 3 to 7 कार्बन एटम होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि उसमें एल्डोजिस और कीटोजिस कैसे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।